बच्चों को दुआ है, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज साल का पहला दिन है, मतलब आज 1 जनवरी है और बहुत से लोगों ने जो है नया साल मनाया, बड़ी खुशियों से मनाया, बड़े जोश व खरोश से मनाया। उसके अलावा बड़ी लाइटिंग देखने को मिली, बड़ा सजाया। और दुनिया भर में, आपको पता है पाकिस्तान में तो नहीं मगर अगर इफ़ यू ट्रैवल लंदन, अमेरिका और दूसरे ममालिक, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, तो वहाँ पर ना लोग बड़ा एक्सपेंस, मतलब बड़ा हैवी बजट जो है अप्रूव करवाते हैं गवर्नमेंट से। और उसके बाद पूरी सड़कों को मतलब लोग अपने घरों को ऐसे लाइटिंग से सजाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और दुनिया का टूरिज़म जो है ना, वो उस ममालिक में जाके ट्रैवल करता है, दुबई में भी जाके देखता है इन सब मुल्कों को कि किस तरीके से इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो क्रिसमस से ये वक्त शुरू हो जाता है और पूरा ये नया साल का सिलसिला जो है सजावट का, धूम का। और हर जगह सेलें लग जाती हैं, हर जगह हर चीज़ सस्ती हो जाती है। बड़े से बड़ा ब्रांड जो है वो अपनी चीज़ों को सस्ता कर देता है। और मैं एक बात पे हैरत हो रही थी कि हमारे पास जब रमज़ान शरीफ आते हैं तो हमारे वहाँ सारे जो स्टोर्स हैं और ये जो राशन है, ये सारा कुछ महंगा हो जाता है कि गरीब के पास खाने को पीने को तो अनाज लेने के लिए उसके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। इतना महंगा राशन लेके कैसे खाएंगे। तो मैं अब यही बात करूँगी कि नया साल है, नए साल में जो रेजोल्यूशंस थे, लोगों ने बड़े सारे अहद, बड़े सारे इरादे जो है वो तैयार किए कि हमने इस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलना है, ऐसे आगे करना है, कुछ ये बनना है, कुछ यूँ करना है। जो जो इरादे थे वो अपने आपने डायरी में कल नोट कर लिए। मगर अब उसके ऊपर काम करने का वक्त है। आज पहला दिन है नए साल का, तो ये तैयार कर लीजिए कि जिस काम के लिए आपने नियत की है कल, तो आज उसके ऊपर काम करेंगे, आज उसके ऊपर मेहनत करेंगे। आप अपने रास्ते ढूंढेंगे, आप यू फाइंड योर वेज़। जब आप अपने रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उनमें बेहतरी डाल देता है, आपके लिए रास्ते खोल देता है। जब आप हाथ पैर धर के बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि सबसे पहले आप खुद अपने आप की मदद करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उसमें बेहतरी डालेगा, बरकत डालेगा। तो इसकी बात कहनी थी। उसके बाद एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ जो है आज का हम आगाज़ करेंगे अपने शो का। हम एक अवेयरनेस जो है आपके घर तक पहुँचाएँगे, डोर टू डोर। वो ये कि जो हम अपने घर का कूड़ा उठा के दूसरे के गेट पे फेंक देते हैं, अपने गेट की झाड़ू लगाते लगाते, घर से सफाई करते करते हम अपने घर का कूड़ा दूसरे के गेट पे फेंकते, ये हमारी आदत बन गई है, ये हमारा कल्चर बन गया है। हमने इससे हैबिट, हम हैबिचुअल हो गए से, हमने अपने इस चीज़ को अपनाइयत कर लिया, हम बना लिया, अपने अंदर बसा लिया कि हमने यही करना है। अब यहाँ से जो प्रैक्टिस शुरू हुई है, होते 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 अब इस हद तक पहुँच गई हैं कि हम जब ये नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत खूबसूरत जगहों पे जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक पॉइंट्स होते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, साइट सीइंग्स के लिए जाते हैं, करते क्या है, गाड़ी से गुजर रहे हैं, खाना खाया, शॉपर में केला खाया, ऐसे चीज़ें, कचरा हर तरीके का उठा के यूँ घुमाया, फेंक दिया। बच्चे ने कुछ भी खाया, शीशा खोला, यूँ फेंक दिया। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई टिशू का कचरा हो, बच्चे के गाड़ी में पैम्पर चेंज कराया, पैम्पर उठा के शीशा खोल के फेंक दिया। इस तरह की हरकतें करते हैं हम पाकिस्तानी ख़वातीन भी और पाकिस्तानी मर्द भी। क्या ये अच्छे तौर तरीके हैं कि हमें ये सब चीज़ें सिखाया गया? हमें तो ये बताया गया था कि सफाई निस्फ़ ईमान है, मगर सफाई सिर्फ अपने अंदर की करना, अपने जिस्म की करना और पूरे जहान को कचरा बना देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की तौर तरीके हैं? ये किस तरीके की परवरिश है आपकी अपने घर से कि आप बाहर निकलते हैं तो उठा के आप ढुस एक एक चीज़ उठा के फेंक देते हैं? व्हाट इज़ दिस? मैंने देखा पान खाने वाले लोग शीशा खोले, व्हाट इज़ दिस? क्यों इस तरह की चीप गंदी हरकत है? बलगम आएगा, चलते सड़क पे थूक देंगे, पीछे से बंदे चलते आ रहे हैं, एक सामने वाला बंदा थू, भाई व्हाट इज़ दिस? व्हाई यू डू दिस? किसने कहा आपको रोड पे, सड़क पे इस तरह से थूकें? कोई आपके मुंह पे थूक जाए, कैसा लगेगा आपको? इस तरह की गंदी छोटी गिरी हरकतें करते हैं हम लोग। क्यों ये इस्तेमाल नहीं करते हैं? यहाँ का इस्तेमाल अगर करें ना तो फिर ऐसी हरकतें कोई ना करें। और ख़ैर, इसके ऊपर आज बात करेंगे ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस हो, थोड़ा सा कोई एक दूसरे का ख्याल कर सके। देखिए, मेरा लहजा तल्ख होता है मगर बात अच्छी करती हूँ मैं, समझने वाली बात है। आज एक ऐसे बंदे हैं हमारे पास जो कि इसी तरह की जो है ना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सफाई के लिए, इस मुल्क की, पूरी इस पाकिस्तान की सफाई के लिए अकेले खड़े, अकेले लड़े। इनका नाम तो वैसे मंसूर साहब है, मंसूर शेरवानी, मगर इनको लोग अवेयरनेस मैन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लोगों के कचरे उठा रहे हैं, जबकि अपना काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, मगर उस चीज़ से हट के ये लोगों के कचरे उठा रहे हैं,
लोगों के शॉप पर पकड़ रहे हैं, लोगों की गंद सड़कों से उठा रहे हैं, ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हम लोग फेंका था, और कहाँ खड़े होते हैं, कैसे कर रहे हैं काम, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, 24 न्यूज़ का शुक्रिया, मुझे बुलाया और हमारे अवेयरनेस को आगे फैलाने का मौका दिया। क्या कहेंगे ये जो आप करते हैं, ये काम जो आपको करना पड़ रहा है, ये कोई शौक़ से, कोई दिल से तो नहीं करता, मुझे पता है, मगर किस तरीके की तकलीफ़ होती है आपको इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कूड़ा, इस तरह के कचरे जो लोग फेंक के चले जाते हैं, और आप जब नॉर्दर्न एरियाज़ में फिरते हैं टुरते हैं और ये चीज़ें देखते हैं, तो ये सब अपना घूमना फिरना छोड़ के तो कचरा उठाने लग जाते, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में और मैं अपने आप को लकी इसलिए महसूस करता हूँ कि आप एक कैपिटल के तौर पे देखिए, इस्लामाबाद दुनिया, बेशक आप गूगल कर लें, इस्लामाबाद दुनिया का वाहिद कैपिटल है कि रोड के इधर आबादी है और रोड के उधर एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ भी रह रही है। ठीक है, आप देखें पूरी दुनिया अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए, दरख्तों को बचाने के लिए, माहौल को बचाने के लिए, प्लास्टिक से बचाने के लिए अपने आप का काम कर रही है, और हम लोग ये हैं कि अपना एनवायरनमेंट भी खुद तबाह करने पे तुले हुए हैं, अपने दरख्त खुद तबाह करने पे तुले हुए हैं, अपना खूबसूरत कैपिटल तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो जब मैं वहाँ जाता था, हाइक भी करता था, फिरता भी था, तो मैं देखता था कि जब एक नेशनल पार्क होता है ना, उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, क्योंकि कोई आम पार्क नहीं होता, उसके अंदर कई चीज़ें अलाउ होती हैं, कहीं नहीं। तो मैंने देखा कि लोग ना रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बंदरों को खुराक दे रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो नो स्मोकिंग जोन है, इसके अलावा लिटरिंग कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं। अब मैंने एक साहब को रोका, मैं कहा सर आप ये कचरा इधर क्यों फेंक रहे हैं? तो उसने मुझे बड़े सख्त लहजे में कहा कि ये आपके फादर का जंगल है। तो उन्होंने, तो मैंने ज़रा लाइट लहजे में आपको बताया, तो वो मैंने कहा जी सर आप ऐसा करें, अपने घर का कचरा ला के यहाँ फेंकें, मेरे फादर का जंगल है तो मैं उठाऊँगा। तो मैंने वहाँ पे ये सोचा कि अगर मैं आगे ना बढ़ा, किसी एक को तो स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं नेचर लवर हूँ बचपन से, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे नेचर से प्यार है, मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने यहीं पे मैं पैदा हुआ, यहीं पे मैंने मरना है। तो मैं, एक साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे ऐसी बात की, मेरे दिल को तकलीफ़ हुई। कहते हैं थे वो पाकिस्तानी, बाहर से आए हुए थे, कहते हैं इट्स वेरी ईजी टू लिव इन पाकिस्तान। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? कहते जी यार आप लोग जहाँ खाते हो फेंक देते हो, जहाँ पीते हो फेंक देते हो। तो उनकी बात से मुझे दिल इतनी तकलीफ़ हुई कि मैंने ये सोच लिया कि अब मैं इंशाल्लाह खड़ा होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मुखालफत हो, कुछ भी हो, तो मैं खड़ा होऊंगा। तो मैं अगले दिन फजर की नमाज़ पढ़ के मैं क्या कहते हैं कि चला गया। मैं ये करता हूँ कि मैं सुबह जाता हूँ और शाम को मैं मगरिब तक सारा दिन मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। मेरा क्या मकसद होता है, लोगों को मैं बताऊँ, आने वाले लोगों को, कि ये एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे आप सिगरेट नहीं पी सकते, यहाँ पे आप यानी कि लिटरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे म्यूज़िक नहीं सुन सकते। आप पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में लोगों को, बच्चों को भी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए मेरा असल एक मिशन है कि आने वाली नस्लों को पता हो कि ये एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हो रहा हूँ। मैं एक महफिल में गया तो वहाँ 3 बच्चे मुझे मिले, वो मुझे देख के कहते हैं अवेयरनेस मैन, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग। तो मुझे इतनी खुशी हुई। देखिए एक दिन मैं तो नहीं रहूँगा, ठीक है, कोई ना कोई अवेयरनेस मैन तो होगा, लेकिन हमारा पाकिस्तान, नेशनल पार्क, सब कुछ ऐसे ही सब्ज़ शादाब रहेगा। उस मंकी फीडिंग के बारे में बताइए, क्यों, इसके लिए क्यों मना है? देखें बच्चे तो खिला रहे होते हैं ना, बिस्किट का पैकेट, चिप्स का पैकेट, इस तरह की चीज़ें लेके। जी बिल्कुल, इट्स नॉट गुड। जी बिल्कुल। देखें ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये नो मंकी फीडिंग हमारा बहुत बड़ा मैसेज है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने बंदर अगर पैदा किए हैं तो जंगल में, उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके खाने पीने की हर चीज़ रखी है अल्लाह ताला ने। हम क्या करते हैं, हम बंदरों को खुराक दे के उनको लेज़ी कर देते हैं। बंदर अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के रोड के किनारे आके बैठ जाते हैं, सयाहों पे हमला करेंगे। ठीक है, आए दिन शिकायत आती है कि हमारे घर में बंदर आ गया, क्यों? चिप्स और दूसरी चीज़ों के पीछे वो जाते हैं। फिर आपको पता है कि बंदर के काटने से आदमी पागल भी हो सकता है। सेम जो डॉग बाइटिंग की ट्रीटमेंट है, वही बंदर के काटने से भी हो जाती है। वैक्सीनेशंस वगैरह भी सेम है इनकी, सेम है वैक्सीनेशन, और इस आदमी पागल भी हो सकता है। देखिए तो मुझे एक साहब वहाँ मिले, दामने को रोड पे मैं अवेयरनेस कर रहा था, तो वो हॉटपॉट लेके आए, देसी घी के पराठे। मैं कहा सर की, और मैं पिंडों मंगवाता है, बड़ा वधिया देसी घी है। मैं कहा सर अल्लाह की कसम मैंने आज तक ऐसा नहीं खाया, मुझे दे दें ये पराठे। कहते तेने क्यों दिया? मैं कहा सर आप हमारे बंदर ख़राब कर रहे हैं। वो मुझे कहते तेरे ते अल्लाह दा अज़ाब होएगा। मैंने कहा क्यों सर? तेरी वजह तो ना बंदर भूखे नहीं। तो मैं तो रावलपिंडी से आता हूँ, मैं तो हर हफ्ते स्पेशल देसी घी के पराठे बंदरों के लिए लेके आता हूँ। मैं कहा सर आप ऐसा करें, आप कितने बंदरों को दे रहे हैं? कहते जी मैं ये 10-15 बंदर। मैंने कहा पूरे मार्गला का ठेका ले ले। हम कहेंगे जी एक साहब आते हैं, देसी घी के पराठे लेके आते हैं और बंदरों को देते हैं। तो मैंने कहा सर ये आप बंदर हमारे ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कैसे ख़राब कर रहा हूँ? मैं कहा देखिए अब ये यहाँ पे आके सड़क के किनारे बैठ गए हैं, रोड एक्सीडेंट में मर जाएंगे, इनके बच्चों का क्या होगा? खंभों पे चढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है।
इसके अलावा सियाहों पे हमला करते हैं, इसके अलावा घरों में चले जाते हैं। इस्लामाबाद में आए दिन शिकायत आती है कि ये हमारे घर में बंदर आ गया, फिर वाइल्ड लाइफ वाले जाके उसको रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, इस चीज़ से और एक और चीज़ है जो हम वो चीज़ें हमारी खाते हैं, चिप्स बिस्कुट ये वो, उनके हार्मोन्स में चेंजिंग आ रही है जिसकी वजह से आबादी ज़्यादा हो रही है और वो एग्रेसिव हो रही हैं और जो जंगल का इकोसिस्टम है वो सारा ख़राब हो रहा है। देखें, बंदर को जंगल में रहना चाहिए, जंगल में रहेगा, एक इकोसिस्टम है के तहत अगर वो जंगल से बाहर आएगा जंगल का इकोसिस्टम ख़राब होगा। अच्छा, फिर वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी जंगल में कुछ है ही नहीं खाने को, तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी है, बंदा सारा दिन भी खाए ना अगर वो उसके फल ख़त्म नहीं होगा, उसके सारे ग़िज़ा उधर जंगल में मौजूद बस है। हम क्या बात है जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। अवेयरनेस मैन हमारे साथ मौजूद है। मैं तो कहूँगी हमें शर्म करनी चाहिए, कुछ इनसे सीखना चाहिए। मैं तो उनके सामने शर्मिंदा हूँ सिर्फ। आप हैं, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। अवेयरनेस मैन हमारे साथ मौजूद है। ये अगर लेपर्ड नज़र आ जाए, ये भी सुनने में बड़ा आता है, उसके साथ फिर क्या करना चाहिए? उसको देखते ही हम भागें या फिर खड़े हो जाएं, काट तो नहीं लेगा? क्या प्रिकॉशंस है? तो अक्सर लोग कहते हैं दौड़ अपनी अपनी, ऐसा नहीं है। देखें, लेपर्ड एक नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल एनिमल उसको कहते हैं जो शाम को एक्टिव होता है, अंधेरा होने के बाद सारी रात वो एक्टिव रहता है और सुबह सुबह जब रोशनी आती है तो वो सुस्त हो जाता है या सोता रहता है सारा दिन। तो अव्वल तो जहाँ लेपर्ड रहते हैं वह बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्गलेस नेशनल पार्क है 8+ यहाँ पे लेपर्ड हैं और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि वो शहरी आबादी में आए। इंसान उनके घरों में घुसता है, वो इंसानों की जगह पे नहीं आते। अगर किसी भी वजह से आपको जाना पड़ गया है, आपके सामने लेपर्ड आ गया है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने हाथ में कोई टॉर्च रखनी है या मोबाइल की टॉर्च है वो चला ले। सामने लेपर्ड नज़र आ गया तो आपने टॉर्च को यूँ करना है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने यूँ करके भागना नहीं है। देखिए, अगर आप भागेंगे ना तो लेपर्ड 65 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, वो आपको आसान शिकार समझ के पीछे से आपके ऊपर हमला कर देगा। आपने बिल्कुल यूँ खड़े रहना है। दूसरी, अगर आप घबराएंगे ना, चीखेंगे या उसको पत्थर मारने की कोशिश करेंगे तो वो जानवर भी घबरा जाएगा। इस घबराहट में वो आपके ऊपर हमला कर देगा। ठीक है, और दूसरा आपने उसको आई कॉन्टैक्ट नहीं करना। आई कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं करना कि उसकी साइकी ये है कि अगर आप आई कॉन्टैक्ट करेंगे ना तो वो कहेगा कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपके ऊपर हमला करने की तैयारी कर देगा। लेपर्ड दिख जाए तो आई कांटेक्ट नहीं करना। जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये, आपने अपनी बॉडी आपने ना यूँ कर लेना है, यूँ कर लेना है, यूँ कर लेना है, यूँ। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर करना है कि आप उससे डरे नहीं हैं और आप उससे बड़े हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह 4 से 5 सेकंड में वो अपना रास्ता खुद ही चेंज कर लेगा। अच्छा, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे। अच्छी टिप दी है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग बोतलें भी फेंक देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, पहाड़ी उस पर चढ़ रहे होते हैं, गाड़ी चढ़ा रहे होते हैं चढ़ाई के ऊपर, तो फिर बोतलें पीते हैं, कांच की बोतलें होती हैं, फेंक देते हैं वहाँ पे। बिल्ली, कुत्ते, कोई बंदर, कोई ऐसा जानवर या कोई किसी बच्चा चलते हुए, आपको पता है टोकरियों में चीज़ें बेच रहे होते हैं, फूल बेच रहे होते हैं, ठीक है, बेरियाँ बेच रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज़, तो वो किसी के पैर में लग जाए, कुछ हो जाए तो फिर वो, या कोई जानवर मुंह मार दे उन कांच की बोतलों में, तो वो तो ज़ख्मी हो जाएंगे, वो तो बेचारे मरने की हालत में हो जाएंगे। तो ये भी तो एक जुल्म है, गंदगी है, गंदगी भी फैला रहे हैं, साथ साथ आप जुर्म भी कर रहे हैं, आप किसी की जान भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें, हमारे आप मजहबी तौर पर भी देखें तो हम चींटी को भी नहीं एक मार सकते। ठीक है, चींटियाँ भी जो है ना कॉलोनीज़ बना के रहती हैं। अगर आप मरी जाए, मार्गला हिल्स में जाए, कहीं भी जाएँ, कभी आप उसकी मिट्टी खोदना शुरू कर देना तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाएंगे जो अपनी लाइफ नीचे गुजार रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़ों का ख्याल नहीं करते। तो एक शख्स से मुझे कहा, यार इधर इंसानों की नहीं लोगों की पड़ी, तुम्हें कीड़े मकोड़ों की पड़ी हुई है। तो मैंने कहा इनकी भी एक लाइफ है, लाखों कॉलोनीज बना के रहते हैं। आप बोतल एक फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल बोतल किसी ने पी, उसको फेंक दिया, जब वो जाके नीचे गिरेगी वो एनवायरनमेंट को तबाह बर्बाद करती है। इसलिए कि वो आपको पता है कि रिसाइकल तो होता नहीं है, प्लास्टिक या कोई शॉपर है, बैग है, जब वो नीचे जाके गिरेगा वो किसी जो से नीचे कीड़े रहते हैं, गुलहरियाँ रहती हैं, जहाँ से वो अंदर जाते हैं वहाँ पे जाके स्ट्रक हो जाएगा। उसके ऊपर शबनम गिरेगी, बारिश का पानी आएगा तो वहाँ पे वो बीमारी पैदा होगी जो वहाँ की नहीं है। ऐसे मच्छर ऐसे आ जाएंगे जो वहाँ की नेटिव नहीं है, जो इंसानों के लिए भी ख़तरनाक है और वहाँ के जानवरों के लिए भी ख़तरनाक है। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं। मैं खुद एक दफ़ा किसी ने ना, मैंने घड़ी के ऊपर अपना टाइम डिस्टेंस लगाया और मैं 1 किलोमीटर नीचे उतरा हूँ एक खाई की तरफ। मुझे दूर से बोतल नज़र आ रही थी डिस्पोजेबल। जब मैं नीचे गया उसका ढकना नहीं मुझे मिला, तो मैं खैर 2 बोतल थी मैं लेके ऊपर आया तो एक फैमिली गुजर रही थी, कहती लो हंसने लगे, और देखो जी कैसे कैसे कचरे वाले हैं, बड़ा बेचारा बन ठन के आया है तो कचरे वाला ही। तो फिर मुझे तकलीफ हुई, मैं ऊपर गया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहा सर देखिए इसका ये ढकना गायब है। कहते बिल्कुल गायब है। मैंने कहा सर यहाँ पे फीजेंट होते हैं, कई वो मर गए तो उनका जब पोस्टमार्टम हुआ अंदर से डिस्पोजेबल बोतल का ढकना निकला, उसकी वजह प्लास्टिक बनी, जानवर खा जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हिरन है और बहुत सी चीज़ें।
तो वो शर्मिंदा हुए, उन्हें ये बात मेरी समझ आई, अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये हमारे पता क्या एटीट्यूड है, जो डिस्पोजेबल बोतल हम क्यों लेते हैं, इसलिए कि इसको हम फेंक देंगे। सर ये पैम्पर भी तो फेंक देते हैं, और डायपर गाड़ियों में मोस्टली अपने छोटे बच्चों का पैम्पर चलती गाड़ी में चेंज कराती हैं, और उसके बाद फिर जाना ऐसे क्यों बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल, जैसे तो आपने पैम्पर में शिट होता है, चीज़ें गंदगी, जरासीम, बदबू, उससे भी तो खाते हैं लोग, उससे भी तो जगह पे बीमारियां, जरासीम, गंद नहीं फैलता, वहाँ पे भी तो फैलता है। बिल्कुल फैलता है, बिल्कुल फैलता है। अब जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में भी वो कहा, भी उठाने पड़ते हैं आपको पैम्पर? जी मैं खुद उठाता हूँ, मैंने यानी कि जो डायपर हैं मैंने बहुत दफ़ा उठाए। अच्छा देखें, एक तो ये होता है ना कि व्यू पॉइंट है, वहाँ पे किसी ने फेंका। एक दफ़ा मैं पीर सुहावा से उतर रहा था तो मैंने देखा कि रोड पे पैम्पर पड़े हुए डायपर, तो वो अच्छा वो डायपर ये था किसी ने, आप वाली बात, चलती हुई गाड़ी से फेंका था। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं वहाँ रुका, मैंने अपने हाथों से वो डायपर उठाए। ठीक है, और ये मैं देखें, एक तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, लोग कहेंगे भाषण देते रहता है, खुद कुछ नहीं करता। मैं यानी कि मैंने वो डायपर उठाए, मैंने उसको बैग में डाला, मैंने एक वीडियो भी बनाई और मैंने ये मैसेज दिया कि देखें ये जितने भी व्यू पॉइंट है या जो भी जगह है, यहाँ पे आप आएँ, खाएँ पिएँ, इसको एंजॉय करें, लेकिन ये कचरा तो कना करके जाएँ। क्या आप जैसे आपने कहा, हमारा एटीट्यूड क्या है, अपना घर साफ, अपनी गाड़ी साफ, अपना ऑफिस साफ, बाकी एनवायरनमेंट बाहर में जाए, ये वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, दुनिया बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, हमें इससे यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये तो इन सब चीज़ों की भी पूछ और पकड़ होगी, मगर सिर्फ हम अपने अच्छे कपड़े पहनना, अपनी सफाई, अपना सारा घर साफ, बाकी घर के आगे कूड़ा, ये हमारी नेचर बन गई है, जो मैंने आपको बोला शुरू में। मगर बड़ी बात है कि आप इतनी मेहनत करें, इतना काम करें। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो आपके पास यहाँ पे वीडियो में आ रहे हैं, जिनको आप अवेयरनेस दे रहे हैं, ये बच्चे कहाँ से आते हैं आपके पास? कोई स्कूल जाते हैं आप, या ये स्कूलों से आपके पास आते हैं? देखें, जो वहाँ पे ना ट्रेल है, ट्रेल 5 काफ़ी फेमस है, उसके अंदर हम यानी कि 17-18 किलोमीटर का टोटल वो बनता है। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्या पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं। तो वो अक्सर ये होता है कि मेरे से वो कांटेक्ट कर लेते हैं, तो मैं उनको हाइकिंग पे लेके जाता हूँ। पहले उनकी अवेयरनेस करता हूँ वहाँ पे खड़ा होकर, उसके बाद उनको मैं हाइकिंग पे लेके जाता हूँ, साथ उनको बताता हूँ कि आपने नेचर को कैसे एंजॉय करना है, आप यानी कि कितना प्यारा माहौल है, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं जी, प्यार मोहब्बत करवाते हैं नेचर के साथ। जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर वहाँ ये स्टूडेंट वैसा क्लीन अप भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। अच्छा, अगर मेरी नज़र और होती है, किसी और की नज़र और होती है, अब मैं जब जाता हूँ ना, मुझे इतना सा एक प्लास्टिक का जो पन्ना है, रैपर है, मुझे वो भी पड़ा हुआ नज़र आ जाए, मैं वो भी उठाता हूँ। मैं ये नहीं खाली बड़ी बड़ी चीज़ें उठा ली, तो मैं छोटा और उठाता हूँ। उसके अलावा मैं कई 1 किलोमीटर नीचे जाके भी मैं सारी सफाई करता हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर ये ना उठाऊँ ना, कचरा ना उठाऊँ, तो मुझे क्या, बेशक मुझे कचरे वाला, के लोग मुझे कहते हैं कचरे वाला है, ये पता नहीं क्या है, बड़ा बन ठन के आता है, ये है, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। मैंने गालियाँ भी इधर सुनी है कचरा उठाने पे, ठीक है, और इतने तल्ख रवैयों का मैंने सामना किया कि मैं तो सोच रहा हूँ मैं कभी बुक लिखूँगा अपने ऊपर। क्योंकि देखिए, हमारे एक एटीट्यूड है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ, या आपको नहीं चले, मैं किसी को रोका गलत काम करने से, वो कहेगा वही मुझे रोक लिया। क्योंकि मैंने कई दफ़ा ऐसा है, मैंने 2 लड़कों को रोका, मैं कहा यार ये डिस्पोजेबल बोतल तो लाओ नहीं है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बैन है, आप इस तरह की रीयूजेबल बोतल ले लो। तो वो मुझे कहते अच्छा अपना कारोबार कर रहे हो, अपनी बोतल बेच रहे हो। मैंने कहा भाई ये आप इस तरह की कोई और ले लो, लेकिन डिस्पोजेबल ना लो। डिस्पोजेबल हम क्या करते हैं, इधर उधर देखा और उसको फेंक दिया। क्यों? एनवायरनमेंट भाड़ में जाए, हमने बोतल फेंक दी। जब आपने पैसे खर्चे भी होंगे, अच्छी बोतल होगी, फेंकेंगे। जो देखते हैं हम, ठीक है, लोगों से डरते हैं, और जिससे डरना चाहिए जो देख रहा है, उसका डर खौफ कोई नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह इधर उधर देखेंगे तो ये सोच में इनके गुमान में भी नहीं आता कि अल्लाह तो देख रहा है जो गंद हम कर रहे हैं, जो गंद हम फेंक रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात कह रही थी कि जब हम मोस्टली मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं, आपका जाना हुआ है कभी मुल्क से बाहर? मैं आपको बताती हूँ, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं कहीं पे भी, किसी भी मुल्क में, तो वहाँ पर हम एक छालिया का रैपर, क्या टॉफ़ी का रैपर भी नहीं फेंक सकते। क्यों ना? ये शीशे खोल के हम यूँ उछाल सकते हैं, ये चिप्सों के पैकेट्स और इस तरह के। हम तो मोटरवे में जा रहे होते, पीछे से आपने देखा होगा गाड़ियाँ जा रही हैं मोटरवे में, छोटे छोटे बच्चे पीछे का शीशा खोल के चिप्स के रैपर फेंक रहे हैं, बिस्कुट के डब्बे फेंक रहे हैं, खाली शॉपरें उड़ रही। भाई व्हाट इज़ दिस? क्यों? बच्चों को गाड़ी में बैठ के किसने इजाज़त दी है कि वो पीछे के शीशे, आगे के शीशा खोल के तो कचरे बाहर सुटते फिरें? किसने इजाज़त दी है? आप लोगों ने, आप पेरेंट्स ने इजाज़त दी। आप अपने बच्चों को रोकते नहीं है, आप अपने बच्चों को टोकते नहीं है। ये जो कूड़ा उठाने वाले, जो कचरा उठाने वाले अवेयरनेस मैन, ये किन्होंने पैदा किए? आप लोगों ने पैदा किए। कुछ लोग तो मजबूरी के तहत कर रहे हैं ना, और वो मजबूरी के तहत नहीं कर रहे, वो अपने मुल्क को साफ करने के लिए कर रहे हैं। वो एक कमाता हुआ बंदा है, वो खुद मुख्तार है माशाल्लाह, पैसे कमाता है, जॉब है उसकी, सब कुछ है, मगर वो एक ऐसा इंसान है जो दुनिया को साफ करना चाहता है, पाकिस्तान को एक साफ सुथरा, पाकिस्तान खूबसूरत
नीट क्लीन पाकिस्तान बनाना चाहता है और ये अवेयरनेस देना चाहता है, ये तालीम देना चाहता है लोगों को कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ, उस नज़र से आप लोग क्यों नहीं पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को सीरियसली आई सल्यूट यू, थैंक यू। द थिंग यू आर डूइंग, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप जैसा इंसान अगर इस तरीके की सोच पूरी दुनिया में हर एक इंसान की हो जाए ना, तो मुझे लगता है हमारा पाकिस्तान उधर ही से बदलना शुरू कर देगा। हम अगर किसी की ज़िंदगी से मतलब कहीं से भी ये गंद को, ये कचरे को साफ़ करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगियाँ वैसे ही साफ़ हो जाएंगी। मगर यही है कि हम अपने घर से ये प्रैक्टिस शुरू करें, हम अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में ना फेंकें और हम किसी के दरवाजे के बाहर ऐसे उछाल के फेंकते हुए ना। लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, बेगमात जो है ना उनको कूड़े का शॉपर दे देती हैं। मैं आपको ये सच्ची बात बता रही हूँ। अंकल, बच्चे, लड़के तो टहलते टहलते जाएंगे तो कूड़ा ऐसे ऐसे उछालते हुए किसी के घर के बाहर फेंका और यूँ देखेंगे किसी ने देखा, ले तो देख तो अल्लाह रहा है। सामान लेने जाएंगे कूड़ा फेंक देंगे, क्यों? बहुत ख्याल रखिए इन चीज़ों की। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका गेटअप भी बहुत डिफरेंट था। आई लाइक योर शूज़, योर दिस कैप, एवरीथिंग। ये जो आपने हाइकिंग वाला एक गेटअप लिया हुआ, दिस इज़ सो स्मार्ट, सो नाइस। एंड आपको बार बार बुलाएंगे ताकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम बहुत करें और लोगों को कुछ समझ में आए। थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हड्डियाँ किस तरह से मजबूत कर सकते हैं हम अपनी, ये हमारा सेगमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी जानना है क्योंकि हमारी एक एज में, सर्टेन एज के बाद लोग यही कहते हैं कि हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी एज है, कब से ख्याल रखना है, किस तरीके से हम अपनी इस हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ खा सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है सर आपकी? आपका शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि ये जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं, क्यों होते हैं और कितने टाइप्स की हड्डियाँ होती हैं जो बिल्कुल वीक सेशन पे चली जाती है? देखिए, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि हड्डियां मजबूत करना, हड्डियों का ये होना, ये एक एलिमेंट हमारे यहाँ चलता है। और आपने भी जैसा अभी फरमाया कि हड्डियां मजबूत होनी चाहिए और कब हड्डियां कमज़ोर, हम इसी को स्पेसिफाई। लेकिन इससे पहले मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेंटल हेल्थ। ठीक है, जहनी सेहत, जहनी सुकून। और उसकी खातिर जो WHO की डेफिनेशंस थी उसके अंदर एक एलिमेंट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और उसमें उन्होंने ऐड कर दिया सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग जो है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर, या दैट इज व्हाट इज अ हेल्थ। सोशो वेल बीइंग मीन बाय कि आपके रोजगार कैसा है, आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, ये जितने एस्पेक्ट्स हैं दैट ऑल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। एक चीज़ तो ये, सो मेंटल हेल्थ दैट इज मोर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। सेकेंड, कमिंग टू दिस बोन्स और सो, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम हड्डियों के ऊपर चलते हैं, हड्डियां मजबूत हो, उसके साथ इट हैज़ टू बी करेक्टेड। हड्डियां जो है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर एलिमेंट इंडीड, लेकिन हम जो चलते फिरते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के सारे अयाम या सारी जो कामकाज है, वो मसल्स के साथ चलता है, पट्ठों के साथ। अच्छा। सो आपने देखा हो कि माहिर अमराज हड्डी व पट्ठा व जोड़, लोग ये लिखते हैं। सो दैट इज़ अ मतलब आइडियालॉजी बिहाइंड उसके पीछे आने की खातिर कि ये इनका एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इन चीज़ों को देखना होगा। अच्छा। अब हड्डियाँ कमज़ोर या मजबूत, हड्डियों का अमल उस वक्त से शुरू हो जाता है जब बच्ची घर में पैदा होती है। एक बच्ची मुस्तकबिल की माँ है और उस बच्ची के लिए जब माँ को पहले तो अपनी जो है सारी खुराक और अपनी सारी बेहतर रखना चाहिए ताकि बच्ची सेहतमंद पैदा हो। जब बच्ची सेहतमंद बच्ची पैदा होती है तो बच्ची को प्रिपेयर करने के लिए, और वैसे हर एक इंसान को लिए एक नॉर्मल, लेकिन बिलखसूस मैं समझता हूँ कि बच्चियों के लिए जो है हमारी डाइट, उनके लिए वर्जिश, उनके लिए गुड हैबिट्स, उनकी एक्सरसाइज, उनकी मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों का सारा ध्यान रखना नहायत अहम और नहायत ही ज़रूरी है। अब एज के लिए कि मेल और फीमेल, आल्दो कि आप जानती हैं कि मैं कोई जेंडर बाइस नहीं हूँ, मोर ओवर अगर कभी मौका भी मिलता है तो विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ मैं, अपने आप को समझता हूँ एज अ सोशल वर्कर, लेकिन फिजिकली कुदरत ने बना दिया मेल और जेंडर फीमेल की खातिर। अब फीमेल की हड्डियाँ जो हैं मर्दों से ज़्यादा जल्दी हमारे ख़ित्ते के अंदर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह एक फ़िज़ियोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि कुदरत का निज़ाम है, उसके साथ चलते हैं अय्याम वगैरह और ये सारा सिलसिला कार। फिर उनके लिए जो हमारे मुआशरे के अंदर उनको एक्सेस नहीं है कि बाहर आ सकें, बाहर काम काज कर सकें, तो उनकी जो फ़िज़िकल
एक्टिविटी है वो लिमिटेड होके रह जाती है। फिर धूप, जिसके लिए आप सब लोग जानते हैं, आपके नाज़रीन भी जानती होंगी, आप तो बहुत ही बेहतर जानती हैं कि दैट इज़ द विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी अलोंग विद द अदर कंपोनेंट्स, ये दो मेजर हैं चीज़ें जिनके साथ। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कुदरत ने एक बेहतर रखा हुआ है कि हमारे यहाँ सूरज है। सूरज को यूरोप वाले तरसते हैं। आप अमेरिका, यूरोप के अंदर जाएं तो बड़ा, जब उनको बहुत खुश होते हैं, ओ व्हाट अ सनी डे, ऐसे ही है। बड़ा वो ऐलान करते हैं जिਵੇਂ जी उनको ईद आ multivitamins गई जी, की ईद का intake चांद लेनी नजर आ पड़ती गया, है, लो जी जी। मुबारक को ईद का ऐसे चांद ही कल है। ईद है। सो दिस इज व्हाट दे से अबाउट इट। तो ये कुदरत का निज़ाम है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो हमारे यहाँ, जो मैंने कहा कि बिलखुसूस ख़वातीन के लिए, हमारे यहाँ वो सारा चूँकि ढका फुटा और फिर रंगत का बड़ा मसला होता है जी, रंग काला हो जाएगा तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। तो जब तक आपकी स्किन एक्सपोज नहीं होती सन की तरफ, उस वक्त तक आपका विटामिन डी का जो एक प्रोसेस है वो जिल्द के थ्रू से वो चलता मतलब ये नहीं। जो सन ब्लॉक लगा So, के विटामिन डी सोर्स वो लेते हैं, वो sunblock, तो नहीं हो आप फिर से सकता। देखें, सन ब्लॉक जो होता है कि एक खास के ऊपर आके रेडिएशन आ जाती है सूरज की। हाँ, अब जब सूरज की शॉओं की रेडिएशन होगी तो वो नुकसानदेह है। जैसे लाइकवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा वो है यूवी, जिसको हम कहते हैं। तो यूवी अगर वहाँ पे हाई होगा, और सूरज का भी ऐसे ही है कि जब डॉक्टर हजरात, हम लोग जब ऑर्थोपेडिक सर्जन या बच्चों के अमराज के जो डॉक्टर होते हैं, वो यही कहते हैं कि सुबह 9-10 बजे तक की जो धूप है वो आपके लिए सेहतमंद धूप है। उसके बाद जब आएगी तो देन इट इज़ अ रेडिएशन, देन वी से कि ऐनक भी लगाओ, अगर सन ब्लॉक है वो भी लगाओ, अगर हैट ऐसा तो कवर्ड 9-10 वाली धूप तो इतनी तेज होती भी नहीं है ना, चीखरी होती है। इट्स नॉट जस्ट लाइक स्कॉचिंग सन, इट्स जस्ट उसके लिए ऐसा होता है, देखिए ये हम सन को लेते हैं एज अ हीट, गर्माइश के लिए। तो जैसा मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था, दैट इज द यूवी रेज जो इसके साथ होती हैं वो हमारे साथ वो मैटर करती हैं। अच्छा। जिन्होंने चुभन वाली धुप कहने हैं ठीक है। ना, वो जड़ी चुभन वाली धुप होती है, दैट इंडिकेट्स कि आपके साथ आकर। वो और चाहिए सर्दियों के अंदर भी ऐसा ही होता है। अच्छा। आप सर्दियों के अंदर जब धूप के अंदर बैठते हैं, एंड देयर इज अ टाइम कि जब आपको फील होता है कि धूप जो है चुभनी शुरू हो जाती है। और सर्दी की So, धूप तो वैसे ही बहुत आराम टिकोनी चाहती है। किसी हद तक होती है ना जी, कि अगर ज़्यादा हो, अगर आपके साथ विटामिन्स की कमी है, बाकी चीज़ें जो मेल नरिश हैं आप, तो फिर आपको धूप भी चुभती हुई धूप नज़र आएगी। उसके अंदर भी वो चीज़ें आप एब्जॉर्व करने की जब कैफियत ही नहीं है, वो हैसियत ही नहीं है, तो यकीनी तौर पे वो आपको मसाइल पैदा करें। सो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट धूप। अच्छा। हम सन करें कि ये समझा जाए कि बस ठीक है जी, सूरज आगे बैठ जाओ, ना रोटी खाओ ना पानी पियो, एवरीथिंग विल बी फाइन। इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसके साथ आपको बाकी भी जो है लवाजमात, अज्जात जो हैं वो उनको पूरा करना होता है। उनके अंदर जो मैं अपनी जो छोटी मोटी प्रैक्टिस है उसके अंदर जो अपने आने वालों बच्चियों को बिलखसूस जो मैं कहता हूँ, बच्चों के लिए भी यही है कि अंडा जो है हमारे यहाँ, फिर ये सर्दी गर्मी का बड़ा हो जाता है। आई एवर सजेस्ट कि जी अंडा खाओ, अंडे के साथ मछली खाओ, मछली के साथ फ़िश ऑयल अगर खा सकते हो तो फ़िश ऑयल उसके साथ खाओ। फिर सब्जियां और फल जो हैं, और मौसम की सब्जियां और मौसम के फल वो खाओ। उनके अंदर कुदरत ने बड़ा अच्छी ग़िज़ाइयत रखी है, और आपके पट्ठों को, आपकी हड्डियों को, और सबसे बढ़ के जिसका आप तज़किरा कर रही थी कि भी दैट इज़ द एक्सरसाइज और सारी चीज़ों को रखने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसको आगे बढ़ाएंगे, इलैबोरेट करेंगे मजीद, मगर एक ब्रेक के बाद, ठीक है? विल टेक अ ब्रेक। डॉक्टर अशरफ ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ मौजूद है और हमें बता रहे हैं कि हम हड्डियों को किस तरीके से मजबूत रख सकते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हम हड्डियों के मरीज़ हो जाते हैं और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा, आप कुछ डाइट के बारे में बता रहे थे हमें अपने, ये मल्टीविटामिन, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये जो धूप है उसका सोर्स नहीं है, तो फिर हमें मल्टीविटामिन वहाँ पर उन लोगों को खानी पड़ती हैं। तो जो पाकिस्तान में भी या कहीं और भी ऐसे अगर खा रहा है और वो मल्टीविटामिन पे विटामिन डी का सोर्स ले रहा है, ठीक है, तो क्या उसको कैल्शियम भी इनटेक साथ लेनी पड़ेगी विटामिन डी के? ऐसा ही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन ये जो आपने पहले ही कहा ना कि दुनिया के ममालिक के अंदर, जहाँ बहुत से ममालिक के अंदर जहाँ पे धूप नहीं है, उनके अंदर मजबूरी है, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे कमरों के अंदर वेंटिलेशन भी नहीं है बिकॉज ऑफ कोल्ड सीजन्स, और उनके लिए वहाँ पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो यकीनी तौर पे रहना चाहिए। और ये बाज़ ममालिक के तो अंदर कहते हैं इतने बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं उनके विटामिन के और मल्टीविटामिन के, उनकी डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़े होते हैं खाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ अल्लाह का शुक्र है कि धूप है, हवा भी है, ग्राउंड्स भी हैं, पोल्यूटेड है आल्दो,
कि यहाँ पे मतलब, और ये दुनिया का ग्लोबल हमारा इशू है कि यहाँ पे हवा हमारी साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अर्ली मॉर्निंग देखें तो गालिबा सांस लेते हुए लाहौर जैसे शहर के अंदर भी आपको ताज़ा हवा कुछ मिल ही जाती है। तो गो के सिटी ऑफ गार्डन्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बैडली, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ताज़ा हवा है हमें सुबह के वक्त वो मिल जाती है। तो वी शुड गो फॉर एक्सरसाइज। मैं समझता हूँ कि सुबह के वक्त आपको मॉर्निंग वॉक, दैट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल्स कि आप सुबह अगर फजर की नमाज पढ़ते हैं। ये जो पार्क हैं ये सारे जब से खाली हुए हैं तो अस्पताल हमारे जो है ना वो भर गए। बिल्कुल, ये बाकायदा कहावत है में शुरू हो तो ये अस्पताल ना भरे। ऐसे ही है, ये बहुत मशहूर इसके बारे में एक वर्ड्स ऑफ विजडम है कि वो ममालिक या वो सोसाइटीज़ जहाँ पे उनके जो पार्क हैं वो भरे हुए हैं, वहाँ भरे हुए हैं, तो उनके हॉस्पिटल कदरे खाली या कम से कम उनके ऊपर बर्डन होता है। वो सोसाइटीज़, वो ममालिक जहाँ पे पार्क उनके खाली हों, सोशल एक्टिविटीज़ ना हो ये वाली, तो वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स में, और सर्टेनली दैट्स व्हाट वी सी। पहले ज़माने को अगर आप कंपेयर करें तो उस टाइम पे ये जिम वगैरह तो नहीं होते थे। ये जो हमारे बुजुर्ग वगैरह थे ये इस तरह से वॉक किया करते थे, लंबा लंबा चलते थे, साइकिल चलाते थे, डाखाना जाते थे। शायद नहीं, आपने तो कोठियों वाले स्कूलों के अंदर ही देखा है कि स्कूल का मीन यही होता है, बट मेरी एज के लोग जो जानते हैं कि पहले स्कूल के लिए इसेंशियल था। बड़े बड़े हॉकी का ग्राउंड होगा, फुटबॉल का ग्राउंड होगा, वॉलीबॉल का ग्राउंड, दीज वर द एसेंशियल्स। दैट वाज अ स्कूल जिसको हम समझते थे ये स्कूल है। सुबह परेड होगी, अच्छी सी ग्राउंड, चक्कर पीटी मास्टर साहब वो लगवाया करते थे, तो दैट वाज एट। और फिर फिजिकल ड्रिल, मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ पे अगर कोठियों के अंदर वो क्या होगा, बाकायदा फिजिकल एक सब्जेक्ट होता था कि जो आपको 30-40 मिनट वहाँ पे ड्रिल करवाई जाती थी। सो दीज वर द वेरी मच नॉर्मल हमारे बिहेवियर्स या नॉर्मल हमारे नॉर्म्स इस मुल्क के अंदर, इस सोसाइटी या इस खित्ते के अंदर जो चले थे, और दुनिया में ऐसा ही है। अभी भी मैं उस बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता लाहौर के अंदर, बिकॉज आई फील कि क्लास डिफरेंस जो वो अच्छा नहीं एक इम्पैक्ट छोड़ती। तो उस स्कूल के अंदर आज भी ऐसे ही है। लाहौर शहर का जो बड़ा स्कूल है, उमरा का सेठों का स्कूल जो है, वहाँ पे ऐसे ही है, और अच्छे अच्छे स्कूल इसी तरह से हॉर्स राइडिंग करवाते हैं वहाँ पे बच्चों को। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें जो करवाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज, इसको अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ भी और प्लस उसके साथ बेसिक इसके साथ हिस्सा बनाया हो कि ये आपकी तालीम का हिस्सा है। फिजिकल फिटनेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये वो चीज़ें हैं जो कि मुआशरे के अंदर मुझे हमेशा से ये लगा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आपका जो फैसला है, डिसीजन पावर है, वो भी बड़ा अच्छा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आप पूरा बॉडी, अपने एक एक हड्डी, मसल्स, पट्टे, सब आपको ऐसा लगता है आपका साथ दे रहे हैं हर चीज़ में, किसी भी काम में आपकी हर चीज़ एक्टिव हुई हुई है। जब हम लथार्जिक घर पड़े रहते हैं, मोबाइलों में बस हर वक्त अपने आप को, अभी ये जो तरक्की है ना, अभी दो चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर आ गई। पहले टीवी लॉन्च का कॉन्सेप्ट नहीं था, देखें आप, माशाल्लाह ये टीवी लॉन्च आ गया। और जैसे आप जैसे मेहरबान जाते हैं जी, हम जिम जाते हैं, ये जिम भी हमारे साथ आ गया घरों के अंदर। सो माई सोप टीवी लॉन्च से बढ़ के तो अब थिएटर रूम भी हमारे घरों के अंदर आ गए, जो सस्टेनेबल हो गए। सिनेमा ये घर के अंदर आ गया, स्विमिंग पूल के साथ और बाकी चीजें। बट इट इज व्हाट, बट सेइंग ऑल अबाउट द हेल्थ और बोन हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के बारे में, दिस ऑल इज अ कॉम्प्लेक्स, और इनको हम इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि पर्टिकुलरली जब उनकी एज 40 प्लस आती है, वैसे तो मेडिकल साइंस के अंदर हम यही कहते हैं कि 40 प्लस के बाद ये रूटीन के टेस्ट कराओ, ये रूटीन की चीज़ों के अंदर जाओ, लेकिन ख़वातीन के बिलखसूस 40 बाद आने के साथ या 50 के बाद जब उनके अय्याम वगैरह और ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ख़त्म हो जाते हैं, तो देन वी कॉल इट एज आ ऑस्टियोप्रोसिस, पोस्ट मीनोपॉज़ल ऑस्टियोप्रोसिस। और वो फिर होता है कि हड्डियों के अंदर भुरभुरापन, लफ्ज़ यूज़ करने की कोशिश की है जो निकाल के कि हड्डियों का भुरभुरापन और ये सारी, वो उन ख़वातीन बीबियों के साथ, और उन्होंने देखा होगा आपने भी, मतलब बुजुर्गों को जो हमने भी देखा था कि उनकी शर्ट्स बड़ी शुरू हो जाती हैं, लंबी लगती हैं कि शर्ट बड़ी होगी, वो मेरी तो शर्ट लंबी होगी, उनका कद छोटा हो गया। सो जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर उनके माइक्रो फ्रैक्चर्स टेक प्लेस। अच्छा, वो लोग जो प्रिवेंट नहीं करते इस चीज़ को, ख़वातीन जो हैं बिलखसूस, उनके अंदर फिर वो माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं रीढ़ की हड्डी के बाद, एंड दे आर वेरी प्रोन कि उनके साथ गिरी, थोड़ा सा झटका लगा, कलाई की हड्डी टूट गई, पाँव ज़रा सा हल्का फुल्का मुड़ा बाथरूम के अंदर, कूल्हे की हड्डी टूट गई। तो ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं ख़वातीन के अंदर या ओल्ड एज जिनको हम कह लेते हैं 60-70 साल के बुज़ुर्गों के अंदर, वो इन हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होती हैं। अगर वो कंटेंट जो अगर उसको एड्रेस किया हो टाइमली, आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें, अपने मुआलिज को दिखाएं, और रीज़नेबल मुआलिज जो क्वालिफाइड मुआलिज हो। एक तो ऐसी है ना जी बस ठीक मतलब दाने भुनन वाली फूफो जड़ी बैठी हो भी दस छड़ेगी सारा कुछ, और एक जो क्वालिफाइड आदमी है, वन वी से मुआलिज मीन भाई वो
कि वो मालिक जिसको स्पेसिफिक स्पेशलिटी, अब तो बहुत सी स्पेशलिटीज़ हर चीज़ के साथ आ गई उनसे हैं। रजू इफ़ यू कंसल्ट विद द ऑर्थोपेडिक सर्जन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ एक और स्पेशलिस्ट है जो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर नो हाउ रखते हैं, तो यकीनी तौर पे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रैक्चर को, प्रिवेंट किया जा सकता है वो माइक्रो फ्रैक्चर जो कि रीढ़ की हड्डी के, तो उनको रोक सकते हैं। फिर जो पेन जो होती हैं, एक ओल्ड एज पेन्स भी एक स्पेसिफिक हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जो कहता हूँ कि दीज आर द फिजियोलॉजिकल पेन। सर इसके ऊपर भी बात करनी है, मगर एक ब्रेक के बाद ये ओल्ड एज पेन जो है, क्योंकि ज़्यादा सीवियर पाकिस्तान में तो औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़मानी, और ये हमें ये बता रहे हैं कि ये जो हड्डियां हैं ये कैसे कमज़ोर हो जाती हैं और इसका इलाज भी, इसका सलूशन भी। मैं ये पूछूंगी, औरतों के लिए कहा जाता है कि उनकी मर्दों की निस्बतन जो हड्डियों का प्रॉब्लम है, हड्डियों का इशू है या पेन है, उनको वो ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है और उनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इज़ दैट ट्रू? अगर इसको इन लार्ज एस्पेक्ट देखा जाए तो ये कदरे दुरुस्त बात ही है, लेकिन एक एज के अंदर आके कि जब 60, 70 साल, 75 साल की एज आ जाए, मेल, मैं बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ, तो उनकी हड्डियों की कमज़ोरी का एलिमेंट भी ऐसा ही आ जाता है। लेकिन ख़वातीन के साथ वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पोस्ट मीनापॉज़ के अंदर जब अय्याम वगैरह बंद होते हैं तो फिर उनके अंदर ये रैपिडली ज़्यादा फिनोमिना हो जाता है, चूँकि वो इम्बैलेंस जो है वो हड्डियों के ऊपर जाके ज़्यादा असर होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम देखते हैं कि जी फलां नानी या दादी या मतलब फूफो तो बेचारी ऐसी खाम खा जाती है, हर काम के अंदर ही फूफो आ जाती है, बड़ी चिड़चिड़ी सी होगी। तो वो द रीज़न बीइंग कि उस एज के अंदर होती हैं, जबकि ये सारे हार्मोनल इम्पैक्ट या इफेक्ट उनके ऊपर वो आ रहा होता है। हड्डियों के लिए मैं आपसे एक फ़िज़ा शेयर करूं कि ये जो मैंने अभी आपसे शेयर कर रहा था कि बाथरूम के अंदर थोड़ा सा पाँव स्लिप हुआ और कूल्हे की हड्डी टूट गई। अभी तक ये नहीं पता, या कम अज़ कम वी आर नॉट क्लियर इस बात के लिए कहने के लिए, अगर क्लैरिटी है भी है तो मतलब डाउटफुल रहती है कि आया कि पहले फ्रैक्चर होता है तो इंसान फिर गिरता है, या पहले गिरता है इंसान तो फिर फ्रैक्चर होता है। वो हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से कि हड्डियाँ इतनी कमज़ोर, और बिलखसूस, और जब हम टेस्ट भी करते हैं तो ये नेक ऑफ फीमर जिसको कूल्हे की हड्डी होती है, उसी के ऊपर हम ये चेक करते हैं कि हड्डी के अंदर जो अज्जा हैं वो कैसे हैं। अच्छा। हड्डी की मजबूती कैसी है, पीछे रीढ़ की हड्डी को चेक करते हैं या इसके साथ, एंड दिस इज़ द टेस्ट जो हमें बताता है बाकी खून के टेस्ट के साथ मिला के देखने के साथ कि हड्डियों का स्टेटस कैसा और क्या है। तो हड्डियों के लिए कि बुज़ुर्गों के लिए कि ख़वातीन के लिए, जैसा अभी हमने शेयर किया कि ख़वातीन का एलिमेंट तो उनकी एज के साथ ये इंटरलिंक्ड होता है, रिलेटेड होता है उसके साथ ये करने के लिए। और इसको बचने बचाने के लिए जो डाइट की चीज़ है कि डाइट का रखना बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है, और उस डाइट के अंदर दूध, उसके अंदर अंडा, उसके अंदर मछली, उसके अंदर ताज़ा सब्जियां, उसके अंदर जो मौसम के फल हैं इनका खाना, और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज जो उसका रखना। दूध के लिए कुछ लोग कहते हैं ना कि एक सर्टेन एज जो है, लाइक आफ्टर 40s दूध अगर पियो तो पेट में बड़े गैस प्रॉब्लम करता है, तो फिर क्या ये जो औरतें जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम शुरू होता है वो दूध का ज़्यादा एक्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर 1-2 ग्लास से कुछ नहीं होता? एक तो जो गैस है ना, इस गैस ने मुल्क ते साडे मुआशरे च बड़ा ऑयल गैस है ही कोई नहीं, हर चीज़ ही गैस है। ऑयल गैस ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। किसी को आने वाले को कहो कि जनाब ਤੁਹਾਡੇ दिल ਦਾ मसला, वो कहता नहीं डॉक्टर साहब मैं गोभी खादी सी गैस है शायद इससे। तो ये जो गैस है ना आपके कि हर चीज़ ही दूध पियेंगे तो गैस, नथिंग डूइंग, गैस होगी। अगर आप, ये ज़रूर होता है कि बाज़ लोगों को एलर्जी होती है और वो पहले से फिर एलर्जी होती है, एलर्जेंट होते हैं कि उसके साथ, और उसमें भी दूध एक स्पेशल आ जाता है कि उनमें से वो निकाल लेते हैं अज्जा और बाकी चीज़ें उसके अंदर दूध के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है। मैं अभी जब आप माशाल्लाह इंग्लैंड अमेरिका की बातें करती हैं, वहाँ जाती हैं, मुझे ज़रा चीनियों को मैं ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। द रीज़न बीइंग कि एशियन है, हमारे रीजन के अंदर है, हमसे पीछे थे कदरे नहीं, हमसे फिर भी कि स्काफती तो नौज़बिल्ला नहीं कहना चाहिए, इकनॉमिकली पाकिस्तान से कम से कम आगे नहीं थे। अगर 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तो उस वक्त उनकी हालत कोई दुनिया के अंदर भी नहीं थी। एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीज कि जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया था और सिखाई थी कि ये मालियाती निज़ाम होता क्या दुनिया के अंदर। बस चीनियों को, कोरियंस को भी हमने ऐसे ही सिखाया। बट नाउ क्या ऐसा हुआ कि चीन बहुत आगे, सो आई वेरी क्लोजली वॉच इट, बड़ा रिलीजियसली मैं वहाँ पे कुछ 6-7 दफ़ा जाता हूँ, और हर दफ़ा जाके मैं सीखने की कोशिश करता हूँ क्या है जो हमें था अब कम होता जा रहा है, और कई चाइनीज़ के अंदर वो नहीं था और उन्होंने वो तरक्की और वो बेहतर कर ली। कैन यू इमेजिन कि सुबह जब होटल के साथ देखते हैं तो होटल के अंदर उनके साथ जूस वूस है ना, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट भी नहीं, दही
और दूध गर्म, अच्छा गर्म दूध जो है वहाँ पे बाकायदा उनकी फ्लास्क के अंदर ये भी पड़ा होता है कि जी आप ये दूध भी पिएं, सुबह के वक्त पिएं। तो वहाँ पे बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे सर, वो सारे ताज़ा दूध पीते हैं या ये डब्बे वाले? ये एक बहस है कि डब्बे वाला दूध, चूँकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है कि बहुत से इसके अंदर ऐसे जो अज्जा होते हैं जो कि इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो खुला दूध होता है उसके अंदर मिलावट को अगर हटा भी दें तो हमारे यहाँ तो एक ये एलिमेंट है ना जिसमें मिलावट होगी, दूध की कसाफत कम हो जाएगी, दूध की अफादियत कम हो जाएगी। ये अगर इसको हम ना भी एड्रेस करें तो इसके अलावा भी जो दुनिया के अंदर है कि आपके घर में अगर गाय भी है तो वहाँ पर यही है कि आपने इसको पास्चराइज करके, UMT का अभी कहते हैं वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ गुजार के जिसके अंदर इसके कंटेंट्स और उसकी सारी जो अफादियत है वो ज़ाया नहीं होती। ये जो हम बॉयल करते हैं, बॉयल होने से दूध की बहुत सारे जो है अज्जा वो ख़राब हो जाते हैं, कि हीटिंग पॉइंट के ऊपर लाके वो समझा जाता है। तो ये दुनिया का जो डब्बे का, इसका मतलब डब्बे वाला दूध पीना चाहिए। देखिए ये मैं अभी आपके साथ ऐसा कहना मेरे लिए मुश्किल बात होगी, ऑल्दो कि आई एम ऑन द एग्रीमेंट कि डब्बे वाला दूध, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कहना कि लोगों के अंदर जो हमारे मुआशी हालात हैं, जो हमारे मसाइल हैं, घरों में अगर बकरी रखी है या गाय भैंस रखी है, वो डब्बे वाला दूध तो नहीं खरीदेगा। परचेजिंग पावर ही हमारी जितनी है और जितना इसके अंदर डिस्पैरिटी है कि कितना महंगा है ये डब्बे वाला दूध जो आता है, तो गालिबन उनके ऊपर तो एक कंसर्न रखना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड कि दूध जो भी आप पीते हो, दूध आपको पीना चाहिए। और चीनी भाइयों की जो मैं बात कर रहा था, गरम दूध आप बता रहे हैं, और दही, गरम पानी गरम पीना चाहिए। ये हमारे यहाँ बड़ा खास रवाज है। पानी गरम है सारा नॉर्मल आदमी गर्म पानी पीता है। okay. हर आदमी, मतलब सर, किस टेम्परेचर का, मतलब जितनी गर्म चाय होती है या उससे कोसा? नहीं, चाय हमारे यहाँ तो चाय वो है, मतलब मैं कम अज कम, विच मे नॉट बी गुड, कि उस वक्त चाय जब तक के पता चले कि जुबान जल रही है, हमें वो जी मजा नहीं आता। ये हमारी चूंकि आदत पड़ी हुई है ऐसे करके। बट वाटर पीने की खातर तो जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा हो, कोसा पानी, एग्जैक्टली, वेरी ट्रूली वर्ड यूज्ड, कोसा पानी, जो कि आपको जरा स्मूथिंग, और उसके साथ ये है कि आपके जो सांस वाले के जो सारे जो है सारे मैदे तक जाते हुए उसको ये बेहतर कर देते हैं। लेकिन हैविंग सेड के जी गैस हो जाती है, दूध से कतई तौर पे कोई गैस वैस नहीं होती। अगर आप अपना तर्ज अमल, अपना डेली रूटीन वर्क अगर ठीक रखते हैं, अगर वॉक ठीक करते हैं, बैठते उठते ठीक है, दूध पी के जो लम्बे पै जाना तो मैं समझना वो पानी भी गैस कर देगा। मतलब गैस ते और चाइना दी मैनू थोड़ी और गल्ला दस दिओ थोड़ा, ते दूध ते दही और की हुंदा है उत्थे की खांदे? दही और ये जितनी भी हैं हमारे यहाँ, देखे एक बड़े एक्टिव भी होंगे हैं, बड़ा हमारे यहाँ बड़ा एक मज़े की बात है पाकिस्तान। एक तो उनके अर्ली मॉर्निंग ये दुनिया में शुरू हो जाता है। हम जाते हैं तो हमें जाते हुए 2 दिन सबसे ज़्यादा मसला ये होता है जी सुबह 6 साढ़े 6 बजे, मतलब जो नमाजी परहेजगार है हमारे उनके लिए तो ठीक होगा, लेकिन हम जैसे जो गुनाहगार हैं उनके लिए ज़्यादा मसला यही होता है 6 साढ़े 7 बजे आपकी डेली एक्टिविटी शुरू हो जाती है, 7:30 8 बजे, और शाम 5 बजे तक वो रहती है, 4-5 बजे तक। और उनका देखें ना, सुबह के वक्त ये शुरू हो गया ब्रेकफास्ट, अर्ली मॉर्निंग अर्ली ब्रेकफास्ट, 11:30 साढ़े 12 तक उनका लंच हो जाता है, 6:30 साढ़े 7 बजे तक यू आर फिनिश विद योर डिनर। तो ये टाइमिंग जो उसके साथ रखने के लिए कि 7-8 बजे अगर किसी ने खाना खा लिया और सुबह तक आया तो देर इज़ अ एम्पल ऑफ टाइम कि जो उसको हजम भी कर देगा, ये गैस शैस भी नहीं बनेगी, वो गैस वैस को ठीक कर देगा, और फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो चलती रहती है उसके साथ है, और ये आपके पट्टों को मजबूत रखती हैं, आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखेगी। और सबसे जो पहला जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, दैट इज़ अबाउट द मेंटल हेल्थ। और दूसरा फिज़ा में आपके साथ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक को नवाजा हुआ है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के हम परेशान हो जाते हैं, बड़े बड़े घर देख के परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी क्या ज़िंदगी तो ये है। मैं समझता हूँ और एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इट कि परवरदिगार ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिया इंसान के लिए वो उसकी सेहत है, उसकी सेहत है, और उसकी ज़हनी सेहत बिलखसूस, और उसके सराउंडिंग्स हैं। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी फैमिली अच्छी हैं, आप मतलब वो नेगेटिव मेंटेलिटी के नहीं हो, तो यकीनी तौर पे आप एक खुशकिस्मत और एक अच्छे इंसान हो जो कि मुआशरे के अंदर अल्लाह का शुक्र करने वाले उसके साथ हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। उसमें आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, आपके पट्टे भी मजबूत होंगे, आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, और मुआशरे के अंदर आप एक एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी भी होगे जिसके बारे में मुआशरा यकीनी तौर पर आपको एक्सेप्ट। इट इज़ नॉट अबाउट द सेक्रीफाइसेस। और दुनिया कहते हैं ना ये हमारे एक बड़ा ये कुर्बानी दे रहे हैं, ये लीडर हजरात हमारे कौम की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं, बाकी कोई ख़ानदान के लिए कुर्बानी दे रहा है। औरतों को बड़ा शौक होता है कि बच्चे पालने के लिए और उसके लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं। सो एवरीबॉडी हैज़ इट्स ओन चक, और अपनी लाइफ भी है, अपनी लाइफ के लिए अपनी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए। बीबियाँ जो हैं सुबह उठेंगी बेचारी
पहाड़ी द्वारी करके, फिर हांडी रोटी करके, मियाँ साहब जो कि अल्लाह चाहे वैसे ही बहाना नहीं ढूंढते, वैसे ही मिजाजन ही वो मतलब उन्होंने उखड़े ही रहना है वो, क्योंकि खामद है, ऐसे तो लिहाजा उनका यही है कि जी वो रखे। तो सर मैं तो बच्चों सबसे के पहले लिए अपने आप से प्यार करती हूँ, उसके बाद मैं किसी से प्यार करती हूँ। देखे ना जहाज़ में जब ऑक्सीजन मास्क गिरता है, वो कहते हैं ना कि गिरेगा, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि पहले खुद को मास्क लगाओ, फिर अपने बच्चों को मास्क लगाओ, फिर आसपास बैठे लोगों की मदद करो मास्क। तो इसका मतलब आपने सबसे पहले खुद का लेकिन ख्याल इसके रखना है, लिए इस काबिल होना है तो दूसरे का ख्याल अपने रखना आप से प्यार अच्छी चीज़ है, हाँ ना। लेकिन आई एम अ बिलीवर, जो कि मेरे लिए तो बाकी सराउंडिंग्स भी मेरी ज़ात का तो हिस्सा आपने है। सबको मास्क पहनाना, खुद कुछ नहीं पहनना। वो भी मेरे ही हैं, मतलब मेरे लिए ये कि वो मेरी ज़िंदगी और मगर मेरी आप ज़ात का हिस्सा होंगे तो आप सही मेरे होंगे लिए तो बाकी वो होंगे। मेरी फैमिली है, वो मेरे दोस्त हों, वो मेरे क्या बात है। मरीज़ हों, दे आर पार्ट ऑफ माई। ऐसे ही तो मैं जो आपने ये बात दुरुस्त है कि अपना ख्याल रखें, तो मेरा अपना ख्याल यही है कि जब मैं सबका अपना इकट्ठे ख्याल रखता हूँ और सोचता वैसे ही हूँ, जो अपने लिए सोचता हूँ वही मैं बाकियों के वाह, लिए सोचता हूँ। बेशक, मेरे लिए बच्चों के लिए ये तो हो सकता है कि वल्दियत में मेरा नाम हो, बट आई नेवर डिफ्रेंशिएट कि वो बच्चा जो मेरा स्टूडेंट है, जिसको मैं कभी कुछ पढ़ाता हूँ, या जो मेरे साथ कोई समझने सोचने की सलाहियत रखता है या मेरे साथ काम करता है, इवन वो रिगार्डलेस, वो सफाई वाला, वो एवरीबॉडी, जैसे फिजा मैं कह रहा था ना, कुदरत ने एक मुकाम रखा हुआ है एंड एवरीबॉडी इज एसेंशियल। थिंक ऑफ कि अगर ये सफाई ना हो तो हाउ यू विल फील ऐसे ही। सो एवरीबॉडी हैज़ असाइनमेंट, और उसके साथ ये इकट्ठे होना चाहिए। व्हेन आई केम बैक, तो हमारी जो हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर मीटिंग जब बैठे हमारा होता था इवेंट्स के लिए, तो हमारी चाय के लिए या उस सेलिब्रेशंस की खातिर हमारे सफाई वाले से लेके बड़े तक जो हम एक टेबल पे बैठ के इकट्ठे खाते थे, Very इकट्ठे पीते थे। ये मजहब के फलाने के साथ नहीं है, फलाने के साथ नहीं, वी आर ह्यूमंस, और इंसानियत ही सबसे बड़ी है। इंसानियत बाकी तो सबसे योर पहला पर्सनल है, या किस दर्जा, घर में आप सारी पैदा चीज़ें होगे, सबसे पहले या आप जिस घर इंसानियत में है। पैदा होगे वैसे हो जाओगे। तो बिल्कुल ये चीज़ें जो है ना, बाकी प्रोपोगेट करना, समझ सूरत रखना, सर ये कुछ सारी बात। एक्सरसाइज भी आप हमें बता दें, कोई ऐसी exercise- नौजवानों के लिए खास तौर पे। मैं नौजवानों के लिए तो देखें, एक तो नौजवानों को सारा कुछ पता है। हाँ। जब से ये गूगल भाई आए हुए हैं ना, ये यूट्यूबर्स आई हुए हैं ना, फलाने, ये इनको सब कुछ पता है। अच्छा। वो कि हाँ मुझे पता है, मतलब दिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट। किसी से आप बात करोगे उसे कहेगा हाँ मुझे पता है, उनको सारा कुछ पता है। एक दैट मे नॉट साउंड एज अ रिपीट कि एक्सरसाइज दैट इज़ वन वेरी मच इसेंशियल। सुबह को जल्दी उठना, ऑक्सीजन को आपको इनटेक लेना, और उस वक्त तक एक्सरसाइज करना जब तक कि आप स्वेट नहीं कर लेते। बॉडी स्वेट इज इम्पोर्टेंट। एक टाइम रखते हैं ना जी, 10 मिनट मैंने की, 15 मिनट, 20 मिनट, बट मैं एक छोटा सा जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन और उन दोस्तों से भी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि उस वक्त तक एक्सरसाइज जब तक कि आपको पसीना नहीं आ जाता। अब इट डज नॉट मीन कि तुपे बैक कॉलेज में तो पसीना आ गया, नॉट ऑफ दैट काइंड। फिजिकल एक्सरसाइज जो आप करते हो वो आपके लिए उम्र के हिसाब से, आपके मिजाज के हिसाब से, वो वॉक हो सकती है थोड़ी सी, वो जिम हो सकता है, ग्राउंड के अंदर आप जो एक्सरसाइज, मैं ज़्यादा प्रोपोगेट ग्राउंड के अंदर ही एक्सरसाइज करता हूँ। ये जिम विम जो है, ये इसको मैं ज़रा तशकरा और नखरा समझता हूँ कि ये मतलब मॉडर्न उन लोगों के लिए जहाँ पे ये सूरज या ग्राउंड ऐसी चीज़ें नहीं, जहाँ वो नहीं जा सकते, उन्होंने जिम शिम की ये सारी सहूलतें, उनके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ये कि जी डार्क कर्टन्स लगा के और माहौल पैदा करके जिम अप करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा वो ठीक नहीं है। मेन थिंग इज कि आपको जो है कहना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला फॉर्मूला, नींद पूरी कि रात करना को भी वेरी सुकून के साथ रहें, नींद पूरी करें, खुदा का शुक्र करें कि जो जिसने अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, और उस सेहत के साथ अपने आप को फिट रखने की खातिर अर्ली मॉर्निंग जाके वॉक करें, वॉक करके एक्सरसाइज करें, और उस वक्त तक जब तक कि आपको पसीना या पसीने वाली वेटिंग बुआर नहीं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ साहब, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया, समझाया। आपने अपनी हड्डियों का ख्याल रखना है, सिंपल सी बात है। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो दुनियावी सारे काम करने के काबिल होंगे आप। तो इस काबिल बनने के लिए अपनी हड्डियों का ख्याल रखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब जो सेगमेंट है हमारा, हम उस पर बात करेंगे, बच्चों के कद को डिस्कस करेंगे। बच्चों के कद को लेकर काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर माँ की हाइट या बाप की हाइट में से किसी एक की भी हाइट कम है तो पेरेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं कि बच्चा ये कद निकालेगा कि नहीं निकालेगा। अगर बाप का लंबा है तो माँ परेशान रहती है कि बाप का कद ले ले। अगर माँ की हाइट अच्छी है तो फिर बाप परेशान रहता है कि माँ की कद
पे बच्चे चले जाएं, और अगर दोनों ही कद के मामले में अगर अच्छे नहीं हैं, थोड़ी सी हाइट उनकी नॉर्मल है और वो हाइट में थोड़े से छोटे हैं, तो फिर वो काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चे जो है ना अपनी अच्छी तरीके से हाइट निकालें। ये तो आ गई इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स। उसके अलावा कुछ ये भी इश्यूज़ होते हैं कि पेरेंट्स आर लाइक यू नो इफ़ यू सी नॉर्मल हाइट के होते हैं, मगर उनके बच्चे जो हैं वो उस हाइट पे नहीं निकलते और उनके कद रह जाते हैं। पर वो ख़ानदान में कोई लोग ढूंढ रहे होते हैं कि चाचा शायद कद का छोटा था, या कोई फूफी या कोई दूर की खाला उनका कद छोटा था तो मेरी बेटी का कद उन पे गया है। अब इतने दूर के रिश्तों से जो हम मिला के कद छोटे की बात कर देते हैं, वो ये हम नहीं सोचते कि शायद हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसी डाइट, कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ बच्चों के अंदर किसी चीज़ की, विटामिन्स की, किसी चीज़ की कमी हो रही थी, क्या हो रही थी जो हम कभी एड्रेस नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता, और उसके बाद हम उनको वैसे ही छोड़ देते हैं और हाइट जो है बच्चों की रह जाती। तो आज इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि बच्चों की अमूमन हाइट किस एज से बढ़ना शुरू हो जानी चाहिए और किस एज तक जो हाइट है वो बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम हमारे साथ रहिएगा। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा, एजुकेशन है एंड शी इज़ वेरी फेमस, बहुत काम कर रही हैं और अपनी फील्ड में बहुत लोगों के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज बच्चों की हाइट के ऊपर बात करेंगी स्पेशली, तो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। जो आपने एक बात कही, मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहूँ कि आपने बात की कि बच्चों का कद छोटा रह जाता है, तो मैं सबसे नाजरीन से भी पूछना चाहूँगी कद छोटा रह जाता है तो क्या होता है, कि कद छोटे रहने से क्या होता है? चाइनीज़ कितने छोटे छोटे हैं, दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। ऐसे ही तो एक तो जो मैं कहूँगी कि एक हमें ओवरऑल ग्रोथ की बात करनी चाहिए। कद जो एक होती है वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है, आपकी जीन्स में आता है। जैसे आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों में भी टेंडेंसी होती है, तो एक आपकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है, एक फैमिली में एक रन करना होता है, ठीक है। तो अगर तो वो उसकी वजह से कहीं पे छोटा है, कोई फेमिलियल है कि जेनेटिक ही उसने छोटा होना था, तो वो अगर छोटा भी है तो अल्लाह ताला ने उसको अगर कोई और बहुत क्वालिटीज़ दी होंगी, आप में इंटेलिजेंस होती है, सब कुछ होती है, तो एक हाइट को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट जैसे अगर थोड़ी सी कम है तो अल्लाह ताला ने उनको एक्स्ट्रा जो है ना अकल से नवाजा है। वो ज़्यादा शार्प हैं, वो ज़्यादा होशियार हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं और उनका जो एक रोज़ का लाइफस्टाइल है, लाइफ सर्कल है, वो हम सबसे ज़्यादा तेज़ और एक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए किया क्योंकि एज अ फीमेल पीडियाट्रिशियन मेरे पास जब कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं तो वो अपनी बच्ची के सामने ही, जो कि एक 10 ईयर्स की 11 ईयर्स की बच्ची होगी, वो कहेंगे डॉक्टर साहब इसका कद छोटा है। तो वो अब उसको क्या साइकोलॉजिकल वो क्या दे रहे हैं, बच्चों को ट्रॉमा दे रहे हैं। माँ बाप तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अगर आप अपनी माँ बाप की नज़र में ही कम नज़र आ रहे हैं, मुकम्मल नज़र नहीं आ रहे, तो आप बच्चे के जहन पे क्या असर छोड़ रहे हैं? पता है बच्चों को सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ। जब पेरेंट्स ही बोलते हैं मेरी बेटी सबसे प्यारी है ना, मेरा लड़का शहजादा है। तो हम बॉडी शेमिंग की बाहर क्या बात करेंगे कि वो घर में शुरू हो घर से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो एक तो इस चीज़ को एक समझें कि एक जो और यही वजह होती है, और कई बार एक आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है, जीन्स में आपका आता है 70 to 80% आपके जीन्स का रोल होता है। तो प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें ये देखें, बिल्कुल इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि अगर एक बीच है या एक कोम्पल है दरख्त की, दोनों एक ही जैसे दरख्त है, उसकी कोम्पल है, एक को आप बंजर ज़मीन में लगाएं और एक को जरखेज़ ज़मीन में लगाएं, एक को पानी दें, एक को पानी ना दें, एक को धूप प्रॉपर मिले, एक को ना मिले, तो एक जेनेटिक टेंडेंसी है। लेकिन उसके बाद उसको नशोनुमा कैसी मिलती है, उसको न्यूट्रिशन कैसी मिलती है, उसको डाइट कैसे मिलती है, उससे ज़हनी आसूदगी कैसे मिलती है, वो वर्जिश कितनी उसकी होती है, स्लीप कैसी होती है, ये डिसाइड बनेगा कि उस दरख्त की एक्चुअल वो क्या पोटेंशियल पे पहुंच सकेगा। क्या बात, यानी कि एक जेनेटिक टेंडेंसी है, लेकिन अगर मुवाफिक हालात मिलेंगे तो वो बच्चा अपने कद पे जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की मिसाल ये दोनों चीज़ों का है, जेनेटिक है, लेकिन ट्रू पोटेंशियल पे, असल हाइट पे पहुंचने के लिए न्यूट्रिशन भी अच्छी होनी चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। और हो सकता है कि जो पेरेंट्स का कद छोटा हो वो जेनेटिकली छोटा नहीं था, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिली, उनके अंदर न्यूट्रिशंस की या उनके अंदर खुराक की कमी थी, किसी चीज़ की कमी थी, जिसकी वजह से वो छोटे रह गए। तो इसलिए आपको इसके ऊपर अगर पेरेंट्स का कद छोटा है तो मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कद नॉर्मल सही निकलता है, वो ये नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर गए, उनमें से भी ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनकी हाइट हो सकता है कि देखें जो जेनेटिक टेंडेंसी है, ये माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तो वो अगर जीन्स आपकी टॉल के फैमिली के अंदर है तो वो हो सकता है। आपको न्यूट्रिशन कैसी मिली, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी थी, अगर आप में हेल्दी आप डाइट ले रहे हैं तो आपका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही है। एक बेसिकली इसकी
के अंदर यही होता है, मिड पेरेंटल हाइट होती है, जो माँ बाप की हाइट होती है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर नीचे बच्चे की, उसके जब हम ग्रोथ पे प्लॉट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का कद छोटा है, कई बार वो किस तरह कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ताया का बेटा इतना लंबा है, ये छोटा है, एज में, तो एक्चुअली वो सही होता है, वो ताया का बेटा ज्यादा लंबा निकल गया, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहले आपने देखना है कि जो कद छोटा आप कह रहे हैं वो वाकई ही कद छोटा है। तो वजह हमें पता कब चलेगा, किस एज से हमने नोटिस करना है, एड्रेस करना है कि हमारे बच्चे की हाइट जो है वो बढ़ नहीं रही है, कब शुरू करना है? अच्छा, इसको बहुत सिंपल जो आम बंदे के लिए एक मैं कह देती हूँ कि एक चीज़ तो आप याद रखें कि अगर आपका बच्चे का कद आपको लगता है ठीक नहीं है तो उसके वजन को देखें। क्या अगर उसका वजन बहुत कम है, जो उसकी एज का वजन होना चाहिए था, या वो बहुत ज़्यादा मोटा है? अगर वो छोटा है और मोटा है तो ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। वो थायराइड की हो सकती है, वो किसी और चीज़ की हो सकती है, हार्मोनल। लेकिन अगर वो कमज़ोर है कि उसका वजन भी कम है, अगर बच्चे की हाइट छोटी है लेकिन उसका वजन भी बहुत कम है या मोटापा है, तो फिर सही परेशानी वाली बात है। फिर ये सिर्फ कद की बात नहीं है, ये उसकी हेल्थ की बात है, ओवरऑल बीमारियों की बात है। अगर वो मोटा है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड का मसला हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोई हिडन गंदम की एलर्जी हो सकती है, तो एक ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है कि आप हाइट को अकेले ना देखें, वजन को देखें। अच्छा, सवाल एक चीज़ का बनता है, अगर कोई जेनेटिकली है मसला, मियाँ बीवी जो है माँ बाप छोटे कद के हैं, बच्चे जो हैं वो भी अब जेनेटिकली उनको यही खदशा है कि वो जो है छोटे कद के हों, तो क्या इस हालात में, इस सिनेरियो में कुछ नहीं कर सकते कि बच्चे जो है थोड़े से नॉर्मल हाइट के, थोड़े से लंबे हों? फिर पेरेंट्स जितनी तो हाइट हो जाएगी, तो फिर पेरेंट्स भी तो सर्वाइव कर रहे हैं जाके। जो भी एक मोटा सा ये होता है कि जब आप पैदा हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मेरा सवाल ये है, जो अगर कोई डाइट वगैरह के जरिए, कोई मेडिकेशंस के जरिए क्या हाइट को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है? मैं अब आपको इसका बताती हूँ कि एक जो पहले, जिसको आपने पहले भी सुना होगा कि 1000 डेज जो होते हैं माँ के पेट से लेके पहले 2 साल तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन वगैरह अगर इसमें एडिक्वेट मिलती है। एक बच्चा जो फीटस होता है, जो बच्चा जब वो पैदा होता है तो वो 50 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर एक बर्थ के ऊपर एक बच्चे की लेंथ होनी चाहिए। फिर 1 साल पे 75 होती है, 2 साल पे 85 होती है, फिर 10 सेंटीमीटर बढ़ती है, और फिर आगे हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़नी होती है। तो 2 सालों में 85 हो गई, तो आम बंदे का कद कितना, 160 तक। यानी कि जो आधी आपकी हाइट है वो पहले 2 सालों में आपने अचीव करनी है। अच्छा। तो उसमें आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, मदर की हाइट मतलब हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन एडिक्वेट होनी चाहिए, तो आधी आप अपना हाइट का पोटेंशियल तब अचीव कर रहे हैं 85 सेंटीमीटर। तो अगर उसी में कमी रह गई, यानी कि अगर पहले 2 सालों में कमी रह गई और वो बाद में तो ठीक ही ग्रो कर रहा है, यानी कि 4 साल के बाद जो आपने बात कही, अगर आपका बच्चा 4 साल का है 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसके बाद हर साल उसकी 5 से 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़नी है। तो अगर आप एक बार अपने बच्चे की हाइट नोट कर लें, आपका बच्चा 5 साल का है, अगर उसकी 106 होनी चाहिए या 105 है, तो अगर उसकी पूरे साल में 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ रही तो फिर आपको फिक्र करनी चाहिए, फिर डॉक्टर को कंसल्ट करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम बच्चों की हाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, हम कद के ऊपर बात कर रहे हैं, बच्चों की हाइट के ऊपर बात कर रहे हैं कि बच्चों की जो हाइट की ग्रोथ है वो किस तरीके से अच्छी हो सकती है, उनकी नशोनुमा कैसे अच्छी हो सकती है। बच्चों की जो हाइट है उसकी नशोनुमा के मराहिल कौन कौन से? देखें, एक तो पहले हमने आपको बता दिया कि पहले 2 साल जो माँ के पेट से जब से उसने कंसीव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले 2 साल मतलब 1000 डेज जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मदर की हेल्थ और इन्फेक्शंस और वैक्सीनेशन और ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक हम कह लें कि ये एक बचपन का जो एक इन्फेंसी का टाइम है, फिर बचपन का, और फिर एक बलोगत से पहले का टाइम और एक बलोगत का टाइम है। 4 साल के बाद हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़नी है। लेकिन जब बलोगत आनी होती है, जब प्यूबर्टी आनी होती है, तो एकदम ग्रोथ स्पर्ट आती है जिसमें आपके चांसेस होते हैं कि 1 साल में 10 सेंटीमीटर तक भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो वो जो प्यूबर्टल टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई लोगों के जहन में होता है कि प्यूबर्टी आ गई, मतलब बच्चियों को माहवारी वगैरह स्टार्ट हो गई, तो शायद उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि 4 to 5 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। मतलब 18-19 साल तक की भी उम्र में चांसेस ये डिपेंड करता है कि आपकी प्यूबर्टी कब आई है। जब प्यूबर्टी कब आई है, जो बच्चियों के अंदर डिफरेंट होता है, बॉयज़ के अंदर डिफरेंट होता है। प्यूबर्टल, अगर आपकी प्यूबर्टी आ गई, बेसिकली जब बच्चियों के अंदर जैसे कह लें माहवारी आती है, तो जो ग्रोथ बोन के अंदर एक ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, तो वो ग्रोथ प्लेट्स को आप कह दें कि वो बनना बंद हो जाती हैं, उसके अंदर फिर और हड्डी नहीं बन सकती। तो वो प्यूबर्टी जो एक प्यूबर्टल ग्रोथ या बलोगत का टाइम होता है, उसके बाद हड्डियां एज सच उस तरह से नहीं बढ़ सकती। तो वो हर एक की डिफरेंट है। कुछ बच्चियों को जल्दी आ जाती है या लड़कों को जल्दी बलोगत हो जाती है। जिनको लेट होती है उनको हम लेट ब्लूमर्स कहते हैं। कि इसमें स्पेसिफिकली होता है कि अगर बाप की दाढ़ी देर से आई थी 16 ईयर्स, तो फिर चांसेस ये हैं कि बच्चे की भी बलोगत जब तक नहीं आएगी तब तक उसकी हाइट बढ़ने की टेंडेंसी है।
इसी तरह से अगर एक मतलब मदर को भी अगर 14-15 ईयर्स पे पीरियड्स आए थे तो वो उसकी तब तक टेंडेंसी थी हाइट बढ़ने की, तो इस बच्ची के भी चांसेस हैं कि जब तक नहीं आएगी तो इसकी हाइट बढ़ती रहेगी। अच्छा, कुछ बच्चियों को तो 11-12 साल की उम्र में भी जल्दी एज में, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका मतलब उनकी हाइट आगे नहीं बढ़ेगी? वो 4 to 5 सेंटीमीटर बढ़ सकती है, Last उसके to बाद भी last। बढ़ सकती है। हाँ, अच्छा। लेकिन क्योंकि वो तभी आई ना जब उसने अपनी पुबर्टल उसने अपनी वो टेंडेंसी अचीव कर ली, तो जो उसका ग्रोथ स्पर्ट आना था, जो उसकी एकदम हाइट बढ़नी थी, वो भी जिस वो प्यूबर्टी के टाइम पे थी उसकी बढ़ेगी। क्या बच्चों को कोई ऐसे मल्टी वाइटामिन्स, कोई ऐसे वाइटामिन्स के कोई सोर्सेज कुछ ऐसे उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, खिलाए जा सकते हैं, कोई ऐसे शॉट्स लगवाए जा सकते हैं, उनकी कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे उनकी हाइट ग्रोथ जो है वो बहुत स्मार्ट हो? देखिए फिजा के कहते हैं ये एक चीज़ को समझ लें कि अच्छी खुराक का कोई निमुल बदल नहीं है, लेकिन बीइंग अ मदर आप भी जानती हैं कि बच्चे खाने में चूजी होते हैं। क्या बात है। अगर डेफिशिएंसी है तो उन मिनरल्स का फ़ायदा होगा। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं जो, तो वो उस तरह के मिनरल्स अगर आपकी बॉडी में कमी नहीं है और डाइट से आप प्रॉपर ले रहे थे तो वो देंगे, तो आपको महंगे पेशाब के अलावा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल थे तो वो उसमें निकल जाएंगे यूरिन में। अब जो विटामिन डी है, बड़े डॉक्टर्स उसका कहते हैं कि विटामिन डी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर बॉडी में कमी है तो उसको देने का फायदा है। अगर कमी नहीं थी और आप इंजेक्शन पे इंजेक्शन पिलाई जा रहे हैं, कैसे चलेगा? इसके कोई अलामात हमें है कोई इसकी, इस बच्चे के अंदर विटामिन डी के सोर्स की कमी है, फिर कैसे पता देखें चलेगा? उसके अंदर जब कमी होती है, एक तो हाइट ही छोटी होती है। अगर आपकी हाइट छोटी लग रही है, आप विटामिन डी देना चाहते हैं, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ लेवल्स करा लें। सस्ता से टेस्ट होता है, बहुत महंगा नहीं होता, 25 विटामिन डी का लेवल टेस्ट होता है, वो करा ले, क्योंकि छोटे बच्चों को इजीली हो जाता है। टेस्ट का नाम क्या है? 25 विटामिन डी लेवल। 25 विटामिन डी लेवल। इंटरेस्टिंगली मैंने देखा है बहुत से डॉक्टर्स को भी कि वो क्योंकि एक ही जैसे वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन पिला रहे होते हैं, और मैंने बच्चों को विटामिन डी की टॉक्सिसिटी ज्यादती के साथ देखा है। और इंटरेस्टिंगली अगर विटामिन डी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो भी बोन्स वीक हो जाती हैं और ग्रो करना बंद कर देती हैं। तो विटामिन डी अगर ज्यादा आ जाए तो उसको फ्लश आउट कर सकते हैं बॉडी में? वो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको फ्लश आउट करना, तो इसलिए गैर जरूरी तौर पे बिल्कुल आपको पिलाते नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर से पूछ के करें। डेली अलाउंस डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो इंजेक्शन होते हैं 2 लाख यूनिट के, वो भी हर हफ्ते पी रहे होते हैं या पिला रहे होते हैं, तो उससे मैंने देखा है कई बार वो बच्चे वो आते हैं जो दिख रहे होते हैं कि विटामिन डी की कमी है, लेकिन बेसिकली उनमें विटामिन डी की ज्यादती हो गई होती है। अच्छा, ये जो बाजार से ले लेती हैं अम्मियाँ बच्चों की, मोस्टली मेडिकल स्टोर जाएंगी, पैराडोल लेने जाएंगी, वहीं पे एक सिरप की शीशी मिल जाएगी बच्चों की हाइट के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, कोई दूध का पाउडर डब्बा भी मिल जाएगा बच्चों की ग्रोथ के लिए, वो उठा के ना ग्रोसरी में रख लेंगी और आके बच्चों को सिरप वो मल्टीविटामिन वाले ऐसे पूछे बगैर ग्रोथ के सिरप, इससे ग्रोथ बढ़ती है, इसके अंदर आयरन है, बच्चे की पॉटी का कलर काला हो जाता है। बिल्कुल, और कैसे फिर डॉक्टर के पास लेके दौड़ती हैं कि ये बच्चे के पॉटी का कलर चेंज हो गया। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, जो कर रहे हैं लोग, इज दैट ओके टू बेयर? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और जो विटामिन डी है, जब ये एक्सेस में हो जाता है तो ये किडनी स्टोन्स भी बना देता है, बॉडी वीकनेस करेगा, बोन ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आप ये देखें कि उसमें कमी है। अगर आपको लगता है कि, मैं फिर वही कहती हूँ, लोग जो है ना डॉक्टरों की 3-3 हज़ार की 4-4 हज़ार की फीस दे देते हैं, लेकिन एक टेस्ट जो शायद 1000 में होना हो या वो, उसको करा के आप अपने बेसलाइन कंफर्म करें कि इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, और अगर डेफिशिएंसी है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है कवर करवाएं, और फिर आप अपने तरीके से उसको कर रहे होते हैं तो वन फिट फॉर ऑल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, उसको प्रॉपरली आप डायग्नोज करवाएं। और वही मैंने कहा कि कद छोटे होने के साथ अगर वजन कम है या वजन ज़्यादा है तो ये फिर प्रॉब्लमेटिक है, गो टू डॉक्टर। बच्चे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। हम अभी बच्चों के कद के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज हम बच्चों के कद के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, माशरती दबाव भी बहुत होता है कुछ पेरेंट्स को कि अगर उनकी हाइट नॉर्मल है और बच्चों की हाइट छोटी रह गई है तो माशरा भी ना अजीब से बात, अजीब से ताने। मैं आपको बताती हूँ, माशरती दबाव में शादियों में देखें कितना मसला हो जाता है कि शादी के लिए लड़की कहती है लड़के का 6 फुट का कद होना चाहिए, लड़का कहता नहीं ये लड़की तो छोटी सी टिग्गी सी है, इससे मैंने शादी नहीं। मतलब व्हाट द हेल यार, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये भी तो मसाइल हैं माशरे के, और ये पे पेरेंट्स को जो माशरती प्रेशर है वो भी तो बेचारे वो बेयर करें। अब इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा हासिल होगा? वो जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि माँ बाप की आंख से तो बच्चा खूबसूरत दिखना चाहिए, तो वो अगर दुनिया आपके कान में डालती भी बात तो आप अपने बच्चों के वो ना करें। मतलब आप शादियों में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं ना लोग, ये भी तो देखें। फिर मैं उनको यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप अपनी बेटी को तालीम इतनी दिलवाएं कि उसका कद वैसे इतना ऊंचा हो जाए कि उसके सामने दूसरे छोटे लगना शुरू हो जाए। तो मैं तो उनको बड़ा समझाती हूँ, मैं कहती हूँ आजकल बल्कि आपको पता होगा टॉल लड़कियों का ज्यादा मसला होता है। मैंने कहा लड़के नहीं मिलते, मैंने कहा ये तो 5 इंच की हील पहन के लंबी हो जाएगी। करती हूँ, मेरा ज्यादा मसला है। आप यही देखें इंडस्ट्री में, मैंने कोई नहीं लगता, मेरी हाइट इतनी। आप हमारी इंडस्ट्री में देख लें, अब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो फिर वो हो जाता है कि इसको टारगेट किया, लेकिन कितनी जो दरमियाने कद की हीरोइंस हैं
5.2 की होंगी, इंडिया की बात ले लें, रानी मुखर्जी की ले लें, तो वो इंडस्ट्री को जब रूल कर गई तो ये तो फिर बातें सेकेंडरीली होती है। और अगर शादी किसी बंदे ने आपसे इसलिए करनी है कि इसलिए आपको रिजेक्ट करना है कि आपका कद छोटा है, तो फिर वो रिजेक्ट ही कर दे तो बेहतर है वो ना ही मिले। जो आपके कद पे आपको छोड़ देगा वो बाद में फिर उसने कोई ना कोई मसला बना के आपको छोड़ ही देना है। देखिए जिस तरह से हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है, ठीक है, हम उस पर शुक्र सब्र करने के बजाय बस हम ये इसी टेंशन में रहते हैं कि यार ये लोग क्या कहेंगे, यार वो क्या बात करेंगे। माँ बाप रिश्ता देखते वक्त ख़ास तौर पे ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ये जो लड़की हम ब्याह के लाएंगे इसका कद छोटा है तो उसके बाद फिर मेरे आगे पूरी नस्ल का कद छोटा हो जाएगा। वो ये टेंशन में ना उस अच्छी से खासी लड़की, प्यारी लड़की, ख़ानदान अच्छा, ठीक है, सलीके वाली, पढ़ी लिखी, सुगड़, मगर उस कद की वजह से उसको रिजेक्ट करके आ जाएंगे। सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं आगे तो मेरी पूरी नस्लें छोटे कद की हो जाएंगी तो मेरा लहीम शहीम बच्चा जो है मैं इससे शादी कराऊँ, ऐसे करके आ जाती हैं। फिर यही बात, वो फिर ट्रॉमा बच्ची को, फिर उसके फैमिली पे ट्रॉमा, फिर यही तो हमारा माशरती दबाव है। यही तो मैं कह रही हूँ, ये एक उस फैमिली की जहनियत होती है, सोच होती है। तो कई जगह जाती, अगर देखें तो अगर आप लड़की चूज़ करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए वो पढ़ी लिखी हो, वो बाकिरदार हो, क्योंकि अगर वो बाकिरदार नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी तो भी आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। एक पढ़ी लिखी माँ पूरा एक मुआशरा तश्कील कर देती है। मैं ये नहीं कहती वो जॉब करती हो, मैं बिल्कुल इसमें नहीं होती, लेकिन वो इतनी ज़रूर पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि वो अपने आप को संभाल सके। देखें आगे मेरे कज़न्स हैं, वो कहते थे कि शादी करेंगे तो एक वर्किंग वुमेन, मतलब जो एजुकेटेड हो या जो कुछ करती हो, वो इसलिए कि कल कलां को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे होगा कि मेरी वाइफ जो है वो इज़्ज़त के साथ एक हलाल रिस्क के साथ मेरे बच्चों की परवरिश कर सकती है। तो अगर मैं फिर वही वाली बात कहती हूँ कि अगर कद किसी बीमारी की वजह से छोटा है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से छोटा है, या डाइट ठीक ना होने की, उसको प्लीज़ ठीक करवाएं ताकि एक एक्चुअल पोटेंशियल पे हो जाए। Yes, that's तो वो इसमें ये होता है कि आपने अगर कोई आपको कद वाकई आपको छोटा लगता है तो हम हड्डियों की एज देखते हैं। अगर आपका बच्चे की उम्र 10 साल है और हड्डियों की उम्र भी 10 साल है तो इसका मतलब ये है कि फेमिलियर और जेनेटिक टेंडेंसी है कि ये छोटा होगा। लेकिन अगर हड्डियों की एज कम होती है, कि अगर एक बच्चा 10 साल का है, उसकी हड्डियों की एज 8 साल है, हड्डियों का सिर्फ आपने एक्सरे कराना होता है, उस पर आपको पता चल जाता है कि ये कितनी एज है। तो अगर हड्डियों की बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन हड्डियों की एज 8 साल या 7 साल है तो डॉक्टर को चेक कराएं। फिर विटामिन की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है जो ढकी छुपी हालत में ठीक हो, फिर उसको ठीक कराएं, फिर आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। और आखिरी में जल्दी कि हम पैकअप करें, मैं 2 सवाल जल्दी पूछना चाहूँगी। क्या लटकने से तो उससे क्या कद लंबा होता है, और दूसरा केले खाने से क्या कद लंबा होता है? अकेले क्योंकि एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है तो वो बच्चों को फ्रूट्स की तरफ होता है। ये जो एक्सरसाइज होती है ना, जो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वो स्विमिंग करें तो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं एक ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है। और आपने देखा होगा कई पोस्चर ना हम ऐसे झुक के बैठते हैं तो उससे भी कद एक्चुअली होता छोटा लेकिन दिखना छोटा हो जाता है। तो जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपकी स्पाइनल स्ट्रेटनिंग हो जाती है, तो वो आपका कद लंबा दिखना शुरू हो जाता है। नहीं होगा तो आप ऐसे करके होंगे, और जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी स्पाइन जब ऐसे करके आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका कद लंबा दिखता है। क्या बात है, ये मेरी अम्मी करवाया करती थी। हमारे सारे भाई बहन में हम इतने लंबे नहीं है, हम इस तरह से लटका करते थे, और मैं केले बहुत खाती थी, मैं अपने भाई बहनों से ज़्यादा लंबी हूँ। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़।